नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, पॉलिटी की भी, सोशियोलॉजी की भी और अपनी हिस्ट्री की भी जो चल रही है। मैं डेली 1-2 दिन में अपडेट कर देता हूं अपनी प्लेलिस्ट को, तो आप देखते रहें। होता क्या है कि जैसे जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है तो फिर एकदम से पढ़ते हैं, तो फिर चीज़ें उधर उधर हो जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा अभी समय है हमें एग्ज़ाम के लिए, अभी से हमें फोकस करते रहना है और अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना है। ठीक है, आज हम गांधी नीरा को पूरा पढ़ लेंगे इसी वीडियो में। गांधी युग चलेगा हमारा 1915 से और 1942 तक, जो मेन गांधी जी के आंदोलन रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उसको हम पूरा कवर कर लेंगे। और कोई कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सारा कंप्लीट हो जाएगा, आप यकीन करें। ओके, आपको बस क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको नोट्स बनाते रहने हैं। एक बार नहीं आ रहा है तो आप 2 बार ही देख लेना। ओके, चलो देखो, गांधी को मैं 2 फेज में बांटूंगा। यहाँ से होता क्या है कि गांधी जी अब मैं जन्म तो बताऊँ, ये सब चीज़ें तो आती नहीं है कि कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इनके पिता का नाम क्या था। बात साफ सीधी ये है कि इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी भैया। बैरिस्टर बनने के बाद ये कहाँ गए, अफ्रीका गए, एक एक व्यवसायी का केस लड़ने के लिए। अब्दुल्ला साहब इनको लेके कि चलो भैया हमारा केस लड़ो। अब जैसे वहाँ इन्होंने केस लड़ा, ठीक ठाक वहाँ पैसा मिला। अब हुआ क्या कि इन्होंने वहाँ की हालत देखी अफ्रीका में। अंग्रेज़ क्या करते थे कि एक मज़दूरों को ले जाते थे पूरे अपने जो कॉलोनी, जो साम्राज्य बसे हुए थे, साम्राज्य में अंग्रेज़ों का 33% हिस्सा था। पूरी पृथ्वी के जो जितनी ज़मीन थी, 33% हिस्से पर अंग्रेज़ी राज था। कोई कहता था कि जब जहाँ जहाँ सूरज डूबता है वहाँ वहाँ अंग्रेज़ों का सूरज उदय होता है। ये अंग्रेज़ों की कहावत थी। तो अब वहाँ ले जाते थे मज़दूरों को तो इनको अफ्रीका में गिरमिटिया मज़दूर कहते थे। तो देखिए हालत के कैसे कैसे है, इंडियंस कैसे रहते हैं वहाँ पे। तो गांधी जी ने देखा कि यार हालत बहुत ख़राब हो रही है, कुछ करना चाहिए। और जब ये भावना आई तो वहाँ इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे, असहयोग के, सविनय अवज्ञा के, सत्य के। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी और सीखने के बाद तब भारत जब वापस आते हैं, तब जाके एक महात्मा गांधी से क्या बन जाते हैं, भारत में आके महात्मा बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले अफ्रीका में क्या क्या किया, 2-3 पॉइंट हैं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, देन हम फिर इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे कि इनको नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी 1894 में। ये डेट याद रखनी है। और कहाँ, अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस, ये याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। एक सेकंड, नेटाल इंडियन कांग्रेस। दूसरा, इंडियन ओपिनियन। मैंने आपको न्यूज़पेपर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो इंडियन ओपिनियन क्या है, इनका न्यूज़पेपर है, ये याद रखना है। फिनिक्स सेटलमेंट, ये भी याद रखना है। और ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ इन्होंने इसकी स्थापना करी, डरवन में। अरे छोटी छोटी कम्युनिटी टाइप इनकी वो थी, तो इन्होंने चाहते थे कि वहाँ लोग आएँ, अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और एकदम से आवाज़ उठाई जा सके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो इसलिए उन्होंने छोटी छोटी कम्युनिटी टाइप वहाँ खोली। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन का संचालन। अब देखो संचालन का मतलब क्या है कि ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ क्या हुआ, गांधी जी ने, ये एक्ट क्या था कि भाई शादी जो होती थी, शादी के लिए, अब इंडिया में जब शादी होती है तो ऐसा तो नहीं है भाई, जब शादी होती है तो हर एक के लिए कोई एक स्पेशल एक कार्ड बना के दो, बैलेड करो कि भाई ये तुम्हारी शादी हो गई, ये कार्ड तुम्हारा बन गया। इंडिया में ऐसा तो कुछ होता नहीं। अंग्रेज़ों ने वहाँ कर रखा था कार्ड, किसके लिए, ताकि पता चल जाए कि इंडियंस ब्राइड और ये कौन कौन है, ताकि इनको अलग से ट्रीट किया जा सके। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से आया पहला सत्याग्रह, अफ्रीका से आया। तो याद रखेंगे चारों पॉइंट्स को। सत्याग्रह आंदोलन का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, अफ्रीका में किया। फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ स्थापना करी, 1904 में डरवन में की। इंडियन ओपिनियन इनका न्यूज़पेपर था। देन नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में कहाँ करी, अफ्रीका में करी। चार नाम है, मोस्टली हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। पहला, महात्मा किसने टाइटल दिया गांधी जी को, किसने टाइटल दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने।
और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया? इन्होंने दिया भाई, गांधी जी ने। दोनों ने एक दूसरे को अपनी 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 उपाधि दे दी। ठीक है, पहली बात याद रखेंगे आप, टैगोर साहब ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, किसने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा? तो किसने कहा? चर्चिल ने कहा। ये प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, बहुत खड़ूस था भाई ये। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा गांधी जी को? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, याद रखेंगे। भिखारियों का राजा किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय का एक निकनेम क्या है? महामना। इसको भी याद रखेंगे। 4 पॉइंट हैं, ठीक है, रिवाइज करते रहना इनको। अब बात करते हैं, अब ये इंडिया जाते हैं यहाँ से 1915 में। चलो अब इंडिया ले चलते हैं गांधी जी को। तो कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को इंडिया पहुँचते हैं। अब जिस दिन ये जिस तारीख को आए हैं ना, तो उस तारीख के उपलक्ष्य में, इस तारीख के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है आज भारत में? अप्रवासी भारतीय दिवस। कौन सी डेट को? 9 जनवरी, हर 9 जनवरी को। और ये कब से हो रहा है? 2003 से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसी तारीख को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। अब गांधी जी अफ्रीका से तो भारत आ गए। अब गांधी जी ने देखा कि भारत की कैसी स्थिति है, तो इनके संपर्क में कौन आए? गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु थे। याद रखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एक सेकंड में लिख देता हूँ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप भारत घूमो, 1-2 साल भारत घूमो, जब जाके पता चलेगा कि भारत में स्थिति है क्या। तो इन्होंने मान लिया भाई कि ठीक है साहब, ठीक है गुरुजी। अब ये भारत में घूमे तो पता चला वहाँ के भाई कैसी स्थिति चल रही है। भारत घूमने के प्रयास, जब भारत भ्रमण चल रहा था तो देखी भारत की स्थिति, तभी इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए कि भाई मैं पूरे कपड़े पहन के क्यों रखूँ जब भारत में पहनने के लिए ऐसी हालत है। ठीक है, तो इससे गांधी जी के सब, हाँ, हर चीज़ पे थोड़ा सा नज़र डालें, थोड़ा सा इनकी टेक्निक पर भी बात कर लेते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं हम कई सारी चीज़ों पे, जैसे अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा। देखो सत्याग्रह के प्रकार हैं ये क्या है? ये सत्याग्रह के प्रकार हैं। सत्याग्रह के प्रकार। अच्छा, सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह, सत्य को कैसे अपने भीतर बुलाना है, कैसे अपने आप में जनरेट करना है। सत्याग्रह का मतलब ही मीन यही होता है। और सत्य कहाँ से आएगा? सत्य भीतर से आएगा, सत्य बाहर से नहीं आएगा। और ये सत्याग्रह की टेक्निक क्या क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। असहयोग का मतलब भैया हम सहयोग नहीं करेंगे आपके काम में। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है कि हम जानबूझ के हम तेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ये सत्याग्रह के प्रकार हैं। या ये क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1917 से। अब यहाँ से शुरू होते हैं इनके आंदोलन। 1902, अब 2 साल मैंने बताया, 2 साल घूम लिए। अब यहाँ से सीधा स्टार्ट होता है चंपारण सत्याग्रह का। अब भाई यहाँ से कोई व्यक्ति मिलते हैं। चंपारण का हुआ, बिहार में हुआ। बिहार, ये बांग्लादेश मतलब भाई ये बांग्लादेश लिख दिया यहाँ। बिहार में उड़ीसा, बंगाल, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय का। तो चंपारण में क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने इनको न्योता दिया कि गांधी जी आप आइए। अब गांधी जी फेमस हो चुके थे। अब आप ये नहीं पूछेंगे गांधी जी भाई गांधी जी क्यों बुला रहे। ये इन्होंने अफ्रीका में जिस तरह का अपना व्यक्तित्व की छाप छोड़ी, वहाँ लोगों की हेल्प की
और अंग्रेजी हुकूमत की नाक में वहाँ दम कर दी थी इन्होंने। बेशक इन्होंने कुछ वॉर जो चल रही थी वहाँ, बोअर वॉर चल रही थी, वहाँ पे सहायता करी अंग्रेज़ों की मेडिकली, वहाँ अकाल पड़ा वहाँ भी सहायता करी, लेकिन गांधी जी की छाप इतनी हो चुकी थी कि इंडिया में भी जान चुके थे कि हाँ एक भारतीय ऐसा है कि भाई बहुत बड़ा है जिसका व्यक्तित्व। तो राजकुमार शुक्ल मिले, इन्होंने गांधी जी को न्योता दिया चंपारण में। ये नाम याद रखना, कौन मिला है? राजकुमार शुक्ल। इन्होंने कहाँ बुलाया? बिहार में, चंपारण में। नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह। पहली बात तो आपको डेट याद रखनी है, 1917 में हुआ। तीनों आंदोलन की डेट और कालानुक्रम में पूछ लेते हैं कि चंपारण पहले हुआ, खेड़ा पहले हुआ, अहमदाबाद पहले हुआ। ठीक है, हाँ। तो पहले हुआ चंपारण, पहले कौन सा हो कालानुक्रम में? पहले हुआ चंपारण, उसके बाद आता है आपका, तो दूसरा कौन है? अहमदाबाद। तीसरा कौन है? खेड़ा। क्योंकि अहमदाबाद में मेल स्ट्राइक हुई थी, ये कौन सी डेट थी? मे बी 15 मार्च। और ये कौन सी खेड़ा वाली कौन सी थी? 21 मार्च। ठीक है, 21, यहाँ नहीं, एक सेकंड, 21, ये कौन सी थी? खेड़ा वाली 21 मार्च थी, इसको याद रख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि तीनों का तो हम पहले क्रम याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। अब उसके बाद एक एक तीनों आंदोलनों पे एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ राजकुमार शुक्ल मिले, राजकुमार शुक्ल मिले, ठीक है। उसके बाद में एक जस्ट सेकंड, अब सभा बुलाई तो सभा में लोग आ गए सारे के सारे। और उसी समय गांधी जी ने क्या करा? अब यहाँ गांधी जी के 2 फैक्ट याद रखने हैं। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को क्या है अपना आंदोलन, मतलब इनके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया इनके विरुद्ध आंदोलन। और इससे पहले दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको? गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को एक सभा का गठन किया। इस सभा का क्या नाम था? सत्याग्रह सभा। ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बता रहा हूँ मैं, डीप पॉइंट बता रहा हूँ। तो 24 फरवरी 1919 को ये सत्याग्रह सभा बनाई। ओके, अच्छा ठीक है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अनाउंस कर दिया कि भैया हम आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ, आप सतर्क हो जाइए। अंग्रेज भी कह रहे हैं ठीक है बाबा बुड्ढे आप आ जाओ, हम भी आपको देख लेंगे। भाई अंग्रेज बहुत बहुत शक्तिशाली थे। आप देख रहे हो, एक अर्धनग्न फकीर की इतनी शक्ति थी कि अंग्रेज साम्राज्य जो दुनिया की 33% ज़मीन पे कब्जा किए हुए बैठा था, और एक अर्धनग्न फकीर से वो डर रहा है कि भाई ये आदमी क्या करके छोड़ेगा। तो इस तरह का ऑरा था इस बूढ़े आदमी का, इस महान आत्मा का, जो कई सारे लोग जो है इनके बारे में पढ़े नहीं हैं, और गलियों कूचों में इनके खिलाफ अपशब्द जो निकलते हैं ना, वो सुन के दुख होता है। लेकिन इस आदमी का इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि
कितने जन्म लग जाएंगे भैया इनका जैसा बनने के लिए। खैर, तो 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने अनाउंस कर दिया, भैया हम तुम्हारे खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। अंग्रेज भी तैयार थे, कर दो। अब भाई साहब वहाँ थे जनरल डायर। अब उन्होंने कहा कि चलो भैया, भीड़ इकट्ठी हो रही है इस इंडियंस को वो ब्लैक डॉग्स बुलाते थे कि ब्लैक डॉग्स की इकट्ठी भीड़ हो रही है, चलो इसको साफ करके आते हैं। अब 13 अप्रैल को भाई साहब जनरल डायर ने, ये याद रखनी है डेट, 13 अप्रैल 1919 की, वहाँ पहुँचे और भैया गोली, और वहाँ निर्दोषों पर इतनी गोलियाँ चलवाई भाई, हत्या हुई, एक जनसंहार की, एक जेनोसाइड भाई कर दिया 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को अभी इतना बड़ा कांड हो गया पूरे भारत में भाई, क्या 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 संदेश जाएगा। और ज़्यादा संघर्ष की भावना जी और ज़्यादा उफन पड़ी पूरे भारतीयों में। लेकिन यहाँ देखना कि जनरल डायर ने जो ये कार्य किया है ना, एक कायरतापूर्ण कार्य, इसको इंग्लैंड में भाई इसकी प्रशंसा हो रही है कि तुमने सही किया। अब गांधी ने देखा कि यार ये तो मतलब कुछ भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ, चलो फिर देखते हैं। गांधी जी ने कहा कि हम अब बड़ा ही कदम लेते हैं। हाँ, उससे पहले ये क्या, मैं एक फैक्ट यहाँ रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि जनरल डायर भाई साहब ने मार तो दिए भारतीय। अब एक भाई साहब थे हमारे ऊधम सिंह, इन्होंने क्या किया कि डायर तुझे ही देखना है। तो भैया डायर को आगे चल के मैं एक नेक्स्ट फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि 13 अप्रैल को, इस पर मूवी भी अच्छी बनी है, आपने शायद देखी होगी। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने भाई ब्रिटेन में जाके माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। जनरल डायर मतलब पूरा नाम इसका माइकल ओ डायर था, एक नील ओ डायर, ये दो भाई थे। तो इनका नाम क्या था, माइकल ओ डायर। जो जनरल डायर थे इनका नाम था माइकल ओ डायर, और इनको वहाँ ख़त्म कर दिया ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को। ठीक है, वहाँ भाई 31 जुलाई को 1900 फांसी भी दे दी लंदन में, और क्या ही करते अंग्रेज। अब बात आती, अब देखो ये घटनाक्रम समझ आया कि ये घटनाक्रम अब होगा एक बड़ा आंदोलन, और उसका नाम क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत अब आंदोलन की ये नींव बनी है कि आक्रोश तभी तो है ना, तभी तो आदमियों को इकट्ठा कर सकते, कोई वजह भी तो मिलनी चाहिए ना, तत्काल की वजह भी तो होनी चाहिए ना। खिलाफत आंदोलन 1919 से और 1922 तक हुआ क्या इस समय। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें क्या हुआ कि जो मित्र देश और जो गुड देश थे, ध्रुवीय देश थे, उनने क्या किया, ध्रुवीय देश हार गए। उसमें कौन था, ओटोमन साम्राज्य था। ओटोमन बहुत बड़ा साम्राज्य था और मुस्लिम, तो वहाँ खलीफा बैठता था। ओटोमन साम्राज्य का जो खलीफा था, जैसे इस खलीफा समझ लो कि एक गुरु, हमारे जो हिंदू धर्म में जो गुरु होता है, जैसे 4 मठ हैं हमारे भाई, एक श्रृंगेरी मठ है, पुरी का मठ है, इस तरह मठ होते हैं, और कोई शंकराचार्य होता है मतलब बहुत बड़े एरिया का जो धर्म गुरु होता है। उसी तरह खलीफा क्या होता है, पूरे इस्लाम जगत का एक ही सुप्रीम लीडर जो होता है। जैसे ईसाइयों का जो वेटिकन सिटी में जो पोप बैठते हैं, ऐसे समझ लो, जो पोप होते हैं ना, ऐसे ही खलीफा होता है मुस्लिम धर्म में। तो अब वो हार गया। इंग्लैंड वालों ने क्या किया, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया खलीफा के साथ में। जब खलीफा के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया तो भारतीय मुसलमान क्या हुए, नाराज़ हुए। तो भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी इस चीज़ को देख रहे थे कि चलो भारतीय जो मुस्लिम हैं वो भी, अब उन्होंने भी एक आंदोलन शुरू किया है। और ये आंदोलन किन्होंने शुरू किया था, अली बंधुओं ने। याद रखेंगे इस चीज़ को भी, ये खिलाफत आंदोलन की बात कर रहा हूँ मैं। अली बंधुओं ने 1919 में। अब समझ आया खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, अब जब गांधी जी ने देखा कि ये मुस्लिम वर्ग भी अब एक आंदोलन के लिए तैयार हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, तो क्यों ना इस स्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। दूसरी स्थिति क्या थी
कि जैसे मैंने आपको जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि 1916 में लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का समझौता हो गया था, एक साथ आ गए थे कि भाई अब 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ था, दोनों मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस अलग अलग हो गई थी, 1916 में साथ में मिल गए। गांधी जी ने देखा कि एक तो खिलाफत आंदोलन हो गया है और लीग और कांग्रेस साथ साथ में मिल गए, तो पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 को, असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है और इसकी आप डेट याद रखेंगे, डेट ही पूछी जाती है, 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया भाई। मतलब भाई सहयोग नहीं करना आपका। अब सहयोग कैसे नहीं करना देखना, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, और क्या नाम है, नौकरशाही में, इनके हॉस्पिटल में, इनके जो भी सरकारी तंत्र में जो भी भारतीय नौकरीगत हैं भाई, वो इस्तीफा दे दें, बाहर आ जाए कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, हम अपना देखेंगे भाई। तो इसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। और बड़ी संख्या में भारतीयों ने इस्तीफा भी दिया, बड़ी संख्या में। तो आंदोलन की वजह समझ आ गई आपको, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू होने वाला है, नींव समझ आ गई। ठीक है, अब आंदोलन शुरू होता है भाई बड़े स्तर पर। गांधी जी ने कहा कि हम 2 साल में, इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि भाई हम 2 साल में स्वराज्य की प्राप्ति कर लेंगे। अब होता क्या है कि आंदोलन जोरों शोरों से चला, भारत में जोरों शोरों से चला। तो 1922 में क्या हुआ, 1922 में होता है चौरा चौरी घटना। गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी घटना। वहाँ क्या हुआ कि एक पुलिस थाना था, उसमें 22 पुलिसकर्मी थे जो आंदोलन करता थे, उन्होंने इसको पूरी को आग लगा दी। अब भाई इसमें 22 या 23 पूरे जो पुलिसकर्मी थे वो पूरे जला के मार दिए गए। अब गांधी जी ने देखा कि यार ये तो बहुत ही गलत हुआ है। गांधी जी ने दूसरी ओर देखा कि अभी जो जनता है वो तैयार नहीं है इस आंदोलन के लिए, मतलब असहयोग करने के लिए पूरी तरह से जनता जो है तैयार नहीं हुई, सत्य का आग्रह भी जनता में पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो गांधी जी ने क्या करा, इस आंदोलन को वापस ले लिया। जनता नाराज तो हुई थी बहुत, लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और गांधी जी को उस आंदोलन के लिए जेल भी हुई 2 साल की। समझ आया? हाँ, डेट याद रख लेना कि चौरा चौरी घटना कब हुई, 5 फरवरी 1922 को। ये डेट याद रखना है आपको। तो गांधी जी को 12 फरवरी को जेल हो जाती 2 साल की। अब गांधी जी 2 साल तक जेल में देखते रहते हैं क्या है क्या नहीं है। ये यहाँ तक का घटनाक्रम क्लियर है ना आपको? जो मैंने 4 आंदोलन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1900 चंपारण खेड़ा अहमदाबाद, उसके बाद में रौलट क्या हुआ, फिर जलियांवाला बाग कैसे हुआ, फिर खिलाफत में क्या हुआ, किसने किया, और उसके बाद असहयोग आंदोलन में और कब शुरू हुआ और कौन सी घटना किस डेट को ख़त्म हुई और ये आंदोलन क्यों बंद हुआ। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपना। अब आते हैं 1930 नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता दूं। जब गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया तो जो कांग्रेस के कुछ सदस्य थे जैसे सी आर दास और आपके मोतीलाल नेहरू, ये बहुत दुखी हुए कि गांधी जी आपने ऐसा बंद क्यों कर दिया, जनता तो इतनी से प्रिपेयर थी। लेकिन गांधी जी सच जानते थे कोई जनता भी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुई है। तो इसके दोनों नाराज़ हुए। दोनों ने क्या बोला कि भैया हम तो अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं। सी आर दास और चित्तरंजन दास जिसको बोलते हैं, सी आर दास प्लस मोतीलाल नेहरू, एमटी नेहरू, ये पिता थे जवाहरलाल नेहरू के। क्या हुआ, इन्होंने 1923 में पार्टी का नाम याद रखेंगे और डेट भी याद रखेंगे 1923, और व्यक्तियों का भी नाम याद रखेंगे कि क्या बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्वराज पार्टी। अन्य नाम क्या है इसका, स्वराज पार्टी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, ओके, सी आर दास, ठीक है। और सचिव कौन थे,
आपके मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1930 का नमक सत्याग्रह, इसको डांडी मार्च भी अपन बोलते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम जान इसके बारे में बात करें, इससे पहले इसके बारे में बात करें, सोच लें कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना भाई इस आंदोलन को करने के लिए, कि हम भाई नमक के जो नमक सत्याग्रह का है कि भाई हम नमक का कानून तोड़ेंगे यार, नमक को ही क्यों चुना, समझ रहे हो। नमक को इसलिए चुना कि ये हर घर की नीड है। अब अंग्रेजों ने पता है क्या कर रखा था, कि इस पर भी टैक्स लगा रखा था कि नमक खाओगे इंडियंस तो टैक्स देना पड़ेगा, नमक बनाओगे इंडियंस तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। अब ये तो बड़ी बेजा वाली बात हो गई कि भाई खुद का ही नमक और खुद के ही नमक पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसलिए गांधी ने क्या किया, 1930 में नमक सत्याग्रह माने डांडी मार्च की शुरुआत करी। तो गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक भाई चले अपने 78 अनुयायियों के साथ में, यहाँ से चले। और ये सॉल्ट एक्ट कब था, अंग्रेज़ों ने नमक कर कब लगाया था, 1882 में। ये देखना बात 1930 की हो रही है, लगाया कब था, 1882 में। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा भी आंदोलन चलाया जा रहा है। इससे पहले कोई था तो नहीं ना, इतने टाइम में गांधी जी ही थे ना कि इस पे बोल सकें, इतना बड़ा सत्याग्रह कर सकें। तो इस CDM किया, मतलब सिविल सविना अवज्ञा आंदोलन शुरू किया इस पर। अब जब ये आंदोलन फैला, अब इसके ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ तक फैला है। तो ये आंदोलन तमिलनाडु में फैला। तमिलनाडु में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये बस यही याद रखना है आपको, कौन कर रहे थे, राजा जी माने चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ठीक है, राजा जी तमिलनाडु में। केरल या मालाबार में, केरल या मालाबार कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व, के कलपक्कन के कलपन, एक सेकंड थोड़ी सी स्क्रीन में परेशानी है। के कलपक्कन। तो 2 लीडरों के आप नाम याद रखेंगे, तमिलनाडु में कौन था और केरला या मालाबार में कौन था, इतने याद रखेंगे, ठीक है। दर्शना में जो नमक की जो फैक्ट्री थी, सॉल्ट फैक्ट्री थी। अब पता है यहाँ इंटरेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, यहाँ गांधी जी पहुँचने वाले थे, उससे पहुँचने से पहले क्या हुआ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर गांधी जी ने कहा कि एक लेडी से कहा कि आप जाओ और वहाँ पे संघर्ष करो, आंदोलन करो। तो वो लेडीज़ का नाम क्या था, आपको ये याद रखना है, कौन थी, सरोजनी नायडू। यहीं से तो सरोजनी नायडू बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, सरोजनी नायडू। तो 3 आपको लीडर्स के नाम याद रखने हैं, कौन सी डेट को हुआ आपको ये याद रखना है, कितने लोग थे वैसे पूछा नहीं जाता, और इस सॉल्ट एक्ट की डेट याद रखनी है। उसके बाद भैया ये मान गए इस बात को, ये आंदोलन सफल हुआ गांधी जी का। तो उसके बाद में टैक्स वैक्स सब हटाया गया। तो 1930 का नमक सत्याग्रह, इसके बारे में समझ आ गया, ठीक है। आगे की घटनाक्रम में चलते हैं। 1930, अब ये 1934 नहीं है डेट, 1942 है। भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या है, 1942 है। देखो मैं सीधा जंप करके, अब इतने साल में 1930 से 1942 के बीच में भाई बहुत सारे घटनाक्रम घटे हैं, बहुत सारे घटनाक्रम घटे हैं। तभी तो जाके 1942 में ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। थोड़ा सा मैं घटनाक्रम के बारे में बता देता हूँ। और भारत छोड़ो आंदोलन को करो या मरो नारा दिया था, इसको करो या मरो का आंदोलन भी बोलते हैं। गांधी जी देखो अहिंसा की बात कर रहे हैं, और लेकिन गांधी जी भी ये भी कह रहे हैं कि करो या मरो का आंदोलन। यही नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो।
1930 से और 1942 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, मैं थोड़ा सा नज़र डाल लेता हूँ। 1930 से 1942 के बीच घटित घटनाक्रम। थोड़ा सा गांधी जी के अलावा भी आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या घटित हुआ। थोड़ा सा मैं क्रमानुसार बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा, लेकिन ब्रीफली बता दूंगा आपको एग्ज़ाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसको गोल मेज सम्मेलन भी बोलते हैं, गोल मेज सम्मेलन। तीन हुई थी 1930 से लेकर 1931 तक। इसमें मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में सेकंड वाले में गांधी जी ने भाग लिया था, गांधी जी ने भाग लिया। अब क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाता है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, तो कौन से में लिया, सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद आपका हाँ 1931 में, ये घटनाक्रम बता रहा हूँ, कराची में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सत्र हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है भाई, मैंने बताया था आपको सेशन वाले में, बताओ किसने करी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद में मैंने आपको पहली वाली सीरीज़ में, हिस्ट्री वाली सीरीज़ में नहीं, पॉलिटी वाली सीरीज़ में आपको मैंने सारे एक्ट पढ़ाए थे। तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या आया, 1935। ये घटनाक्रम समझ पा रहे हैं आप। जीओ एक्ट पहले से मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि थोड़ा सा देखो, सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें से 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। क्या हुआ इसमें कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन 1919 में मुस्लिम वर्ग को दे दिया था कि भैया तुम अपने आदमियों से ही तुम अपने कैंडिडेट को जिताओगे, मतलब मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति मुस्लिम वर्ग को ही अपनी वोट देगा और कोई हिंदू वाला व्यक्ति नहीं दे सकता, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, सांप्रदायिक, इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो और वर्गों के लिए अब तक तो 1909 से और 1930 तक तो बस केवल मुस्लिमों को ही दिया था, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाकी मुस्लिमों के साथ बाकी लोगों को भी ये सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फेमस कम्युनल या मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था तब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में, मैकडोनाल्ड अवार्ड 1931 में, कि जाओ भाई हमने सभी लोगों को, बाकी सिख SC ST सभी को दे दिया कि भाई सारे लोग अपने खुद का प्रतिनिधित्व चुनोगे। क्यों दे दिया जा रहा था कि भाई हिंदू की मेजोरिटी बहुत बड़ी थी, इनको तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी थी ना, इनको विभाजन की नीति अपना, तभी तो ये लोग हम पर राज कर पा रहे थे। और आज भी ऐसा ही होता है चुनावों में, अक्सर हम देखते हैं। ओके, उसके बाद में अब क्या हुआ भाई, गांधी जी ने देखा ये तो बहुत बुरा हुआ है, ये फिर से विभाजनकारी स्थिति पैदा कर दी बड़ी संख्या में, और अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया था बाबा साहब ने। फिर गांधी जी ने कहा कि गांधी जी आए यहाँ से, नाराज़ क्यों हुए, एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी गए, वहाँ गांधी जी वापस आ गए, सफल नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया। 1931 मैकडोनाल्ड अवार्ड कर दिया घोषित कि भैया जाओ हम सबके लिए करते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं इंडिया में जाते ही क्या होगा, मैं आंदोलन शुरू करूँगा, ठीक है, कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी भैया बैठ गए आमरण अनशन पर। अब दलितों के नेता कौन थे भाई, दलितों के लिए, दलित बड़ी संख्या में थे ना भाई, दलितों के लिए दिया गया था कम्युनल जो मैकडोनाल्ड अवार्ड है। तो दलितों की ओर से कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर। गांधी जी ने कहा बाबा साहब से कि बाबा साहब मैं खाना वाना सब छोड़ रहा हूँ, फिर देख लेना, मेरी मौत के जिम्मेदार आप हो गए। अब बाबा साहब अम्बेडकर ये कतई नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से, भाई गांधी जी अपने आप में इस समय तक आते आते तो बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे। तो अम्बेडकर समझ रहे हो
अम्बेडकर की वजह से अगर गांधी जी की मौत हो जाए तो अम्बेडकर का समझ सकते हैं ना आप क्या ही मतलब। तो बैठ गए, अब बैठ गए तो अब बाबा साहब मनाने आए कि भैया मान जाओ। और कहाँ चल रहा था ये सब चीज़ें चल रही थी। तो बाबा साहब आए मनाने के गांधी जी मान जाओ। तो गांधी जी को मनाने आए। तो जो पैक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट बोलते हैं। पूना पैक्ट, याद रखेंगे इस पैक्ट को। और इस पैक्ट में कौन कौन शामिल थे? गांधी जी की तरफ से, ये यरवदा जेल में चल रहा है ये सब, तो गांधी जी तो बीमार थे। तो गांधी जी की तरफ से कौन थे? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय और प्लस बाबा साहब। ये पूना पैक्ट में राजी हो गए। बाबा साहब को मना लिया। किन शर्तों पे मनाया? कि गांधी जी ने कहा कि भाई अब पृथक निर्वाचक मत लो। ये जो हाँ कम्युनल जो अवार्ड दिया है तुम्हें अंग्रेजों ने, पुड़िया बना के पकड़ा दिया, भाई इसको मत मानो। मैं तुम बताओ कितनी सीटें लेना चाहते हो। तो बाबा साहब ने कहा कि हमें सब सीट इतनी चाहिए। गांधी जी ने पता क्या कहा? बाबा साहब ने कहा था कि हमें 71 सीटें दे दो। गांधी जी ने क्या कहा कि नहीं, हम तुम्हें 71 नहीं, हम तुम्हें 148 सीटें देंगे। बाबा साहब को और क्या चाहिए था भाई? 71 सीटें बाबा साहब खुद कह रहे थे और देगी 148 सीटें। तो जाहिर सी बात है बाबा साहब भी मान गए। और इस तरह पूना पैक्ट आपका होता है। और इस पैक्ट को याद रखेंगे आप। 24 सितंबर 1932। ठीक है भैया, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घटनाक्रम आपको समझ आ गया? अच्छा, अब बात करते हैं अपना 1942 में आते आते। यहाँ तक का घटनाक्रम क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके। और इसकी फिक्स डेट क्या है कम्युनल बोर्ड की? आपकी 16 अगस्त और 1932। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर, इस सितंबर में आपका ये पूना पैक्ट हो गया इंडिया में आके। अब उसके बाद क्या घटनाक्रम होती है? यहाँ से 1935 तक हम पहुँच गए। भारत शासन अधिनियम आ जाता है। अब भारत शासन अधिनियम से भाई चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। 1937 में इलेक्शन हुए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, तो आपको पता है जो मैंने बताई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं 1939 में। उसके बाद 1940 में क्या होता है? 1940 में पाकिस्तान की डिमांड आती है अलग बनने की, मार्च 1940 में। ऑफिशियली मार्च 1940 में डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये घटनाक्रम हुआ 1935 के बाद। 1937 में इलेक्शन हुआ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 में पाकिस्तान के लिए डिमांड हुई। उसके बाद भैया क्या शुरू हो जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। भारतीय सैनिकों को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने लड़वा दिया बिना भारतीय नेताओं की अनुमति के। तो उसके चक्कर में क्या किया? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत गांधी जी ने क्या शुरू किया इसके विरोध में? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया मतलब विरोध किया। और उसके बाद में अब अंग्रेज भेजेंगे कि भैया थोड़ा सा, भाई अंग्रेज अब क्यों भेज रहे हैं भारतीयों को बनाने के लिए? इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों की हार हो रही थी। जर्मनी ने इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा था कि अंग्रेज़ों, भाई लंदन में जाके ना हिटलर के जो एयरक्राफ्ट थे भाई वो बम ड्रॉप कर रहे थे वहाँ, समझ रहे हो? जर्मनी कहाँ और आपका इंग्लैंड कहाँ जाके, और उसकी राजधानी लंदन, वहाँ पे जाके इतनी हिम्मत। भाई पावरफुल फोर्स थी जर्मनी की, हिटलर की। तो अंग्रेज़ कांप गए थे क्योंकि, और अमेरिका तो पीछे आता है। जब हिरोशिमा नागासाकी का एक कांड हो जाता है, जापानीज जो वो पर्ल हार्बर पर आपका अटैक कर देते हैं, तो तब जाके पार्टिसिपेशन होता है यूएसए का। तो तब तक तो यूएसए बस, यूएसए देखो कैसा है, वो हिटलर नाजियों को भी अपने वेपन सेल कर रहा था, इधर आपका अंग्रेज़ों को भी कर रहा था। वो तो पैसा कमा रहा था। लेकिन जब यूएसए पे खुद पे आ पड़ी तब जाके यूएसए यहाँ शामिल होता है वर्ल्ड वॉर में।
तो अंग्रेज़ बहुत कमज़ोर हो गए थे। फ्रांस को, पोलैंड को नाजियों ने कैप्चर कर लिया था। इतनी हालत ख़राब हो गई थी अंग्रेज़ों की, तो चाहते थे कि भारतीय नेता को सपोर्ट मिले और सेना भारतीयों की ओर से आए और जो अनाज वनाज है वो सारी आपूर्ति भारत से ही हो। अब समझ आ गया क्यों? उसके बाद में क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, यहाँ तक एक क्रोनोलॉजी समझ आ रही है ना अच्छे से? ओके। अब आता है क्या? क्रिप्स मिशन आया भैया 1942 को। कब आया? 1942 को, कि भैया चलो मना के आते हैं इनको कि मन जाए तो बढ़िया है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में 2 पॉइंट याद रख लेते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या पूछा जाता है कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? गांधी जी ने पहला किसको व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना? पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही किसको चुना? आचार्य विनोबा भावे। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छा पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन था? JL नेहरू। उसके बाद क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया। कब? मार्च में। अब मार्च में क्रिप्स मिशन आया। अब क्रिप्स मिशन ने क्या बोला? अब देखो, अब अंग्रेज बोलने लग गए कि भैया हम तुम्हें क्या नाम है, पावर्स दे देंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं, अधिशासी मतलब डोमिनियन स्टेट दे देंगे आपको। अब भाई कांग्रेस और लीग ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और बताओ कि पूर्ण स्वराज्य वाला जो सेशन में, कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को ऑफिशियली किया गया था? कब किया गया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था जो INC के जो मैंने आपको सेशंस पढ़ाए थे उसमें। तो जब ये मिशन फेल हो गया, तो और जब मिशन फेल हो गया तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस मिशन के फेल होने पर गांधी जी ने इसको क्या बोला? गांधी जी ने इसको क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। चेक ऑफ ए फिलिंग बैंक। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? भाई इसका मतलब ये है कि भाई चेक वेक खाली बैंक का चेक है, इस पर कुछ नहीं भरा सकता है, बेकार हो गया है। तो इस कोटेशन को आपको याद रखना है, और कौन से मिशंस के फेल होने पर दिया गया था ये भी याद रखना है। और किसने, ये जवाहरलाल नेहरू टिक मत कर देना है, गांधी जी ने लिखा था। उसके बाद में इस घटनाक्रम, इसमें देखो 1-2 घटना और रह गई है। कौन सी घटना? कि इसी समय जो भारतीय राष्ट्रीय जो आर्मी है, INA, इंडियन नेशनल जो आर्मी है, उसने भी अंडमान निकोबार पे हमला कर दिया था। तो 2-3 भाई उन्होंने द्वीप पे कब्जा कर लिया था। अब अंग्रेज़ को लग रहा था कि इधर से आए जापानीज़, उधर से हमारे पास सपोर्ट नहीं है, तो घिर गए थे। अंग्रेज़ों ने ऐसे थोड़ी ना आज़ादी दे दी है। अगर World War II नहीं होता ना, तो आज कुछ और ही स्थिति होती। मैं सच बताऊं आपको, हम इतनी जल्दी आज़ाद नहीं होने वाले थे। तो World War II की ही बहुत बड़ी भूमिका रही है यहाँ। और इधर USA क्या था? लोकतंत्रात्मक देश था। तो USA बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा था कि भारत को आज़ाद करो, भारत को आज़ाद करो, भारत को आज़ाद करो। तो इतने सारे घटनाक्रम होने के बावजूद तब जाके गांधी जी ने क्या बोला कि अब भारत छोड़ो आंदोलन, एक बड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। और कब हुआ ये? 8 अगस्त को डेट 1942 को। इसको क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति, अगस्त रेवोल्यूशन। ठीक है, तब जाके मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या क्या भूमिका रही,
तब जाके आंदोलन शुरू हुआ। तो जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन में सेकंड में गांधी जी ने भाग लिया। दूसरे और इसी सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड दे दिया गया, मतलब दलितों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया। गांधी जी ने इसको ख़त्म करने के लिए भारत में क्या करे, आंदोलन किया, आमरण अनशन किया यरबदा जेल में। वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर गए, इन्होंने मनाया, पूना पैक्ट हुआ और ये जो कम्युनल अवार्ड था ये ख़त्म किया। 24 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट साइन होता है मदन मोहन मालवीय और बाबा साहब के बीच में। उसके बाद में 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। फिर उसके बाद 1940 में पाकिस्तान के लिए ऑफिशियली डिमांड आती है। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू होने के बाद में क्या होता है कि एक 1940 में एक अगस्त ऑफर भी आता है। कब आता है? 1940 में एक अगस्त ऑफर भी आया। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करा। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही कौन था? जेएल नेहरू। देखो मैंने व्यक्तिगत जो अगस्त ऑफर 1940 में आया, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं करा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक अगस्त ऑफर भी आया 1940 में और उसके विरोध में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करा। आप ये नहीं पूछोगे कि इतना बड़ा आंदोलन कर सकते थे, लेकिन वह व्यक्तिगत ही क्यों शुरू किया? भाई व्यक्तिगत प्रतीकात्मक तौर पर विरोध प्रकट करने के लिए। अंग्रेजों को पता था, गांधी को पता था कि आंदोलन तो बहुत बड़ा करना है, लेकिन प्रतीक दिखा दें कि भाई हम आंदोलन करने वाले हैं। इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करा। पहले विनोबा भावे, दूसरे जेएल नेहरू। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मना कर दिया। तो गांधी जी ने क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फिलिंग, खाली बैंक का तुम्हारा पोस्ट डेटेड चेक है, निकल गया। अब जब बड़ा आंदोलन ये नींव जब बन गई तो 1942 में बड़ा आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 को, और इसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। और यही गांधी जी इसी आंदोलन में, मैंने पहले भी बताया आपको, करो या मरो, करो या मरो का जोशीला भाषण देते हैं। देखो थोड़ा सा एक ट्विस्ट बता दूं मैं, इसको जो करो या मरो बोला है ना, वो क्यों बोला है? गांधी जी यहाँ हिंसा करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन पूरे भारत में दबा के हिंसा हुई है, बहुत बड़े लेवल पर हिंसा हुई थी, लेकिन गांधी जी ने ये नहीं कहा कि हिंसा करो। 1942 तक आते आते ना, देखो गांधी जी का परिश्रम देखना आप, आंदोलन 1917 से शुरू की हैं तो, और 1942 तक आते आते अब गांधी जी को पता चल गया कि भारत की जो जनता है अच्छे से वो सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कहने का मतलब है कि सत्य का आग्रह करने के लिए पूरी तरह से अब जनता प्रेरित हो चुकी है, सीख चुकी है कि सत्य का आग्रह कैसे करना है। इसलिए बड़ा आंदोलन होता है भाई, अंग्रेजों की नींव हिला दी थी इसकी। तो 9 अगस्त को क्या हुआ? 9 अगस्त को 1942 को ऑपरेशन, अंग्रेजों ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो हावर शुरू किया और उसके तहत क्या हुआ? सारे नेता को जेल में डाल दिया। कौन से? ऑपरेशन जीरो हावर के। अब लीडर्स बचे। लीडर्स कौन थे इसमें? क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, कौन थे लीडर? महिला में कौन थी? अरुणा आसफ अली अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, ये नाम याद रखने आपको, उषा मेहता, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। अच्छा, जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय को महामना कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं, गांधी को महात्मा कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहते हैं, उसी तरह जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? अपन लोकनायक। ये जो मैंने रिपीट करी है ना उपाधि, ये उपाधि पूछी जाती है भैया,
इसलिए याद रख लेना है उपाधियों को। तो इन्होंने इस आंदोलन में क्या हुआ, अपना नेतृत्व लिया। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। तो भाई जो हिंसा हुई ना, इसमें ऐसा बताया जाता है एस्टीमेट 7 से 10 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई है। सोच रहे हो किस लेवल का ये आंदोलन था। और इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला दूसरा क्या है कि बलिया जो यूपी में है, वहाँ पे एक व्यक्ति था चित्तू पांडे। बलिया यूपी अंग्रेजों के कब्जे में था। बलिया यूपी। क्या करा इन्होंने, स्वतंत्र सरकार की स्थापना करी। और इसका मतलब क्या होता है, अरे यहाँ बात सीधी साफ है, स्वतंत्र सरकार बनाई। पहले यहाँ अंग्रेज थे यहाँ चित्तू पांडे ने भाई इसको आज़ाद करा लिया और खुद की स्थापना करी यहाँ चित्तू पांडे ने। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया आपको गांधी जी ने क्या क्या किया, ये समझ आ गया आपको। तो मैं फिर से आपको एक स्टार्टिंग से रिपीट करा देता हूँ। गांधी जी 1915 में क्या होता है, गांधी जी भारत आते हैं लौट के। अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी से, इसी डेट को आते हैं। और भाई करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर साल मनाया जाता है, और ये पूछ लिया जाता है कि अप्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था, कौन से राज्य में मनाया गया था, कौन से जिले में मनाया गया था। ठीक है, 1915 में भारत आए। उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले मिले, भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण करने के बाद में 1917 से 1918 तक 3 आंदोलन किए, चंपारण सत्याग्रह और चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद। यहाँ कौन कौन लोग मिले और क्या क्या व्यवस्था थी। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, इसके विरोध में इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत को अंग्रेजों मुस्लिम्स को साथ में लेके इन्होंने अपना आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया 1922 में, 1920 से 1922 में। और कब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को। कौन कौन लोग मिले, क्या क्या घटना घटित हुई, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद 12 मार्च 6 अप्रैल से 1930 तक नमक सत्याग्रह शुरू किया। नमक ही क्यों सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया, मैंने आपको ये भी बता दिया है। नेतृत्व, लीडरशिप और कहाँ कहाँ ये आंदोलन हुआ, ये भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में 1942 का क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। उससे पहले घटना क्या होती है घटित, गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिसमें से दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया। उसके बाद 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें क्या हुआ, मौलिक अधिकारों को प्रथम बार इसमें समाहित किया गया। 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कम्युनल या मैकडोनाल्ड अवार्ड मिला, जिसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। और आमरण अनशन करने के बाद में यरबदा जेल में पूना पैक्ट साइन हुआ। किसकी, गांधी जी की ओर से कौन थे, महामना और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में ये पैक्ट कब साइन हुआ, 24 अक्टूबर 1932 को। उसके बाद मार्च 1940 में ऑफिशियली पाकिस्तान बनाने की मांग आती है। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। फिर अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आता है। ऑफर क्यों आया कि भैया हम तुम्हें शक्तियाँ हस्तांतरित कर देते हैं, लेकिन डोमिनियन स्टेटस देंगे आपको। मतलब पूरी तरह से नहीं देंगे, पूरी तरह से मतलब क्या है कि सेना, बैंकिंग और संचार की व्यवस्था हम रखेंगे, बाकी तुम्हारा देश तुम संभालो, अब जो भी करो। रिजेक्ट कर दिया। फिर रिजेक्ट करने के बाद में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करा। और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे JL नेहरू थे। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया 1942 में। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फिलिंग बैंक बोला। उसके बाद में गांधी जी ने 1942 में करोया मरो का आंदोलन शुरू किया। और कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो हार चलाया। इस क्रांति को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसी आंदोलन में करोया मरो का नारा आया था। उसके बाद में इसके नेता अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, ये सारे के सारे लीडर्स के आपको नाम याद रखने हैं। इस तरह गांधीयन ईरा आपका पूरा का पूरा समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ध्यान रखें, ये इनफ है इन एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं क्वेश्चन सीरीज़ में अलग से करा दूंगा। आप इसको एक नहीं, समझ नहीं आया 2 बार ही पढ़िएगा। आज का सेशन यही है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पूरा गांधी नीरा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे। जय हिंद।